27 करोड़ बम ये सब गिराया था वियतनाम पे, समझ में आया। अभी भी किसान कोनो जाता है हल जोतने तो कहीं को बमुआ गिर के कहाँ से पूरा पाकी रहता था, बताया था दलदली इलाका है वियतनाम, अंदर घुस गया, अभी तक फटा हिले नहीं है। किसान हल लेके जाता है, भड़क जाता है, मोबाइल सहित किसान का क्या हुआ जी, तो अमेरिका के द्वारा गिराया गया बम भड़का है, अभी भी भड़क जाता है, कहीं जाता है खेत जोतने से, समझ में आया। हाँ अभी भी अंदर उसी तरह से पड़ा हुआ है, जैसे उसका बारूद पे जाके एक बार ठक दे हल लगेगा, बारूद क्या हो जाएगा, फट जाएगा, किसान सहित बैल और सब गया था खेती करने, छिटा गया बेचारा, वो आ गया। सास भी कभी बहू थी, फिर बहू जब सास बनी तो सास उससे क्या करी, गिड़गिड़ाने लगी, बबुआ हम लोग घर में रहने दीजिए, वही हाल ही सबका हो गया। मैक्सिमम जगह ऐसा हो जाता है, देखिएगा, समझ में आया। जब सास का कब्जा रहेगा तो बहू के ऊपर अत्याचार करेगी, और जब बहू का आएगा तो सास बहू से कहेगी हमको रहने दीजिए घर में, ना तो अब बहुरिया का जब ऐसी आता है तो लगती है निकालने, भाग जैसे बुढ़वा बुढ़िया को लेकर। ऐसे को मारना चाहिए धापड़ से पकड़ो सब में। ना अमेरिका रूस पे हमला किया, ना रूस किसके ऊपर हमला किया, अमेरिका के ऊपर, लेकिन पूरे दुनिया में ये लोग खूब खराबा मचा कर रखते हैं। अगर कोई देश अगर हाल फिलहाल में क्या हुआ, आज़ाद हुआ, और आज़ाद होकर वो सोच रहा है कि अगर हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अपनाए तो रूस आके मारता था, तू चोट्टा अमेरिका के साथ जाएगा, हमारे साथ आओ, पूंजीवादी नहीं समाजवादी अपनाओ, आप समाजवादी अपनाएगा तो अमेरिका आके उस देश को मारेगा, चोट्टा तुम रूस के साथ जाएगा, हमारा अर्थव्यवस्था अपनाओ, पूंजीवादी अपनाओ। और उसी में 1947 में भारत आज़ाद हुआ था, आपको पूरा कहानी बता चुके हैं। अब भारत के ऊपर भी समस्या, हम किसके साथ जाएं, तो भारत बोला हम किसी के साथ नहीं जाएंगे, हम मिश्रित अर्थव्यवस्था गुट निरपेक्ष देश बनाएंगे, नॉन एलाइजिंग मूवमेंट। जय हिंद। छापामार युद्ध कल बताए थे, क्या था छापामार युद्ध? ये पहाड़ी क्षेत्र में ही पॉसिबल है, बताए थे। उसमें सैनिकों को जैसे थोड़ा सा सैनिक भेजकर उसको भरमा के कहाँ पर लाया जाता है, पहाड़ के बीचों बीच में, अब बाकी सब सैनिक को पहाड़ पर चढ़ा के और कुछ सैनिक को उधर से भेज देता है कि तुम पीछे से हमला करना, कोई भागने की कोशिश करेगा तो पीछे से घेर कर क्या कर देना, मार देना। और जैसे उस सबका सैनिक पहाड़ के बीच में घुसेगा, ऊपर से अनाधून हमला हो जाएगा, समझ में आया। उसका सैनिक पीछे में ही क्या बन जाएगा, चटनी बन जाएगा। और जो भागने का कोशिश करेगा तो उधर जो हम भेजे हैं पीछे से मारने के लिए, वो सब घेर के उसको क्या कर देगा, निपटा देगा। वो युद्ध यहीं पे क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ये छापामार युद्ध का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया गया था, कहाँ पे, वियतनाम युद्ध में। तो दिक्कत है वियतनाम युद्ध में, आपको बता चुके थे वियतनाम कितने भागों से मिलकर बना था, ऊपर वाला तोंगकीन, बीच वाला अन्नाम और नीचे वाला कोचिन चीन। कोचिन चीन के माध्यम से ही फ्रांस कहाँ घुस गया, हिंद चीन में। कहाँ से, हिंद चीन में। और 100 साल में हिंद चीन पर क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। वियतनाम पे किसका प्रभाव था, चीन का। लाओस और कम्बोडिया पे भारत का प्रभाव था। इसलिए आपको कम्बोडिया में अंकोर वाट का मंदिर भी देखने को मिलेगा, जो सूर्यवर्मन ने क्या बनवाया था, सूर्यवर्मन द्वितीय ने बनवाया था इसको 12वीं शताब्दी में। अभी सब कब्जा क्यों किया, क्योंकि सबको आर्थिक मदद मिल रहा था, आर्थिक कुछ क्या हो रहा था, प्रॉफिट हो रहा था, जिसमें रबड़ और धान की खेती हो रही थी। 1931 में वियतनाम धान का निर्यातक देश बन गया था। तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन था, वियतनाम था। ये लोग चाहते थे कि सब बर्बर को क्या बना दे, हम असभ्यों को सभ्य बना दे, क्योंकि ये लोग चाहते थे कि हम ही एगो सभ्य हैं बाकी सब असभ्य। अपने धर्म का जबरदस्ती प्रचार करने लगे। हिंद चीन में उपनिवेश का प्रशासनिक व्यवस्था कैसा था, जब कोचिन चीन पर अधिकार हुआ तो यहाँ पे फ्रांस ने अपना क्या कर बनाया, प्रत्यक्ष सरकार, यानी खुद बैठा। अब बाकी जगह पे अपने चमचा बेचा को बैठा दिया, यानी अप्रत्यक्ष सरकार, यानी उसके द्वारा इशारा पे चलने वाला सरकार, इसको क्या कहेंगे, अप्रत्यक्ष सरकार। कोई दिक्कत है। बंधुआ मजदूर बता दिए थे, जब तक मजदूरी न चुक जाए उसके घर पे जाके बंधक बन के काम करना क्या कहलाता है, बंधुआ मजदूरी। अभी बंधुआ मजदूरी पर रोक लगा दिया गया है, ये क्या है, इलीगल है, लेकिन फिर भी कहीं कहीं होता है, देखने को मिलता है गाँव देहात में। एक तरफा अनुबंधी बताए थे, इसमें जबरदस्ती लेबर से कार्य कराया जाता था, उसका मन रहे चाहे न रहे, और नहीं करने में पीट के जेल में डाल दिया जाता था। संरचनात्मक विकास में बताए थे कि जो फ्रांस वाले थे वो वियतनाम में क्या कर रहे थे, सभी जगह सड़कों का जाल बिछवा दिए थे, रेलवे का जाल बिछवा दिए थे, अपने लिए, बिल्कुल अपने ही लिए अपने लिए ही बिछवाए थे, क्योंकि ताकि उनको क्या करे, आवागमन में सुगम हो सके। अगर कोई दौड़ाए कौन वियतनामी, तो फ्रांसीसी को भागने में मदद मिले। रास्ता सही नहीं रहेगा तो लड़बड़ा के गिर जाएगा। समझ में, लड़बड़ाना समझते हैं ना, अचानक से पैर फंस के गिर जाए तो उसे क्या कहते हैं, लड़खड़ा के गिर जाना। चलिए जब नया नया राष्ट्रपति बने थे जो बाइडन, तो वो भी लड़खड़ा के सीढ़ी पर से गिर गए थे उनका वीडियो बहुत वायरल हुआ था। ये लोग अपने अनुसार क्या कर रहे थे, शिक्षा नीति दे रहे थे, वियतनामी को अल्प मात्रा में शिक्षा दे रहे थे, लेकिन अपने अनुसार उनका किताब उताब सब चेंज करा दिया। ऐसा ऐसा किताब निकाला जिसमें उनके बारे में बढ़िया लिखा था, बाकी सबके बारे में क्या लिखा था, खराब लिखा था। इसका युवाओं ने क्या किया, विरोध भी किया। टोकन फ्री स्कूल का स्थापना हुआ था, जिसमें फ्रांसीसी लोग कहते थे कि तुम रंग और
खून के रंग और कलर के आधार पर तुम भले ही क्या हो, वियतनामी हो, लेकिन सभ्यता के आधार पर तुमको क्या बनना पड़ेगा, फ्रांसीसी बनना पड़ेगा, तभी तुम स्कूल में पढ़ोगे, नहीं तो नहीं पढ़ पाओगे। तो इसका भी विरोध हुआ, स्कॉलर्स रिवोल्ट हो गया। इसमें कौन कौन थे, न्यूएन और हाथियन ने क्या किया, हजारों की संख्या में किसको काट दिया, ईसाइयों को मौत के घाट उतार दिया। इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्कॉलर्स रिवोल्ट कहते हैं। 1868 ईस्वी में हुआ था। हुआ नहीं, हुआ हाव आंदोलन कौन सा आंदोलन है, हुआ हाव आंदोलन। हुआ हाव आंदोलन आपको बताया था 1939 में शुरू हुआ था, क्योंकि 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध क्या हो गया था, शुरू हो गया था, और फ्रांस जर्मनी से क्या हो गया, हार गया। और जैसे फ्रांस जर्मनी से हारा, उधर से जापान किस में घुस गया, इंडो चाइना में घुस गया। लेकिन जब जापान के ऊपर भी बम पटका गया, कौन सा, परमाणु बम, हिरोशिमा और नागासाकी पर 9 अगस्त और 6 अगस्त को, तो फिर वो भी क्या हुआ, भागना शुरू कर दिया। और जैसे भागा तो इधर फ्रांस भी कमजोर हो गया, उधर कौन कमजोर हो गए, जापानी भी कमजोर हो गए। तो जापानी तो अपना भाग गए, लेकिन फ्रांसीसियों को मौका मिल गया कि जापानी भाग रहे तो हम एक बार फिर क्या कर ले, कब्जा कर ले। लेकिन उसके पास इतना शक्ति था नहीं कि उसके ऊपर कब्जा करे। तो इस तरह से वियतनाम और फ्रांस में क्या हो गया, युद्ध हो गया। कौन सा युद्ध हुआ था, दिएन वियन फू। कौन सा था, दिएन वियन फू। कौन सा युद्ध हो गया, दिएन वियन फू। समझ में, पहले तो इनके बीच में हनोई समझौता हुआ। 1946 में क्या हुआ, हनोई समझौता। हनोई समझौता में फ्रांस बोला कि ठीक है, हम वियतनाम को क्या मानते हैं, एक स्वतंत्र राष्ट्र मानते हैं, लेकिन हमको भी यहाँ पर रहने का अनुमति दीजिए, आखिर हम 2 साल से यहाँ पर शासन कर रहे हैं। समझ में आया, देखिए कितना ही सबका दरिद्रता आ गया है। मैंने सोचिए, घर का मालकिन, देखिए सास भी कभी बहू थी फिर बहू जब सास बनी तो सास उससे क्या करी, गिड़गिड़ाने लगी, बबुआ हम लोग घर में रहने दीजिए। वही हाल ही सबका हो गया, मैक्सिमम जगह ऐसा हो जाता है। देखिएगा, समझ में आया, जब सास का कब्जा रहेगा तो बहू के ऊपर अत्याचार करेगी, और जब बहू का आएगा तो सास बहू से कहेगी हमको रहने दीजिए घरवा में, ना तो अब बहुरिया का जब अथी आता है तो लगती है निकालने, भागी जैसे बुढ़वा बुढ़िया को लेके ऐसे को मारना चाहिए धापड़ से पकड़ो सबको। वियतनामी सब ने क्या किया, हनोई समझौता में भी फ्रांस यही किया। समझ में आया, जब वियतनाम का राज आया तो फ्रांस वियतनामियों से भीख मांगने लगा कि 200 साल से हम लोग यहाँ पर रहे हुए हैं, कृपया हमको भी यहाँ पर रहने दीजिए, हम भी यहाँ के महिलाओं से शादी विवाह किए हैं, हम लोग का भी यहाँ पे घर द्वार है, हमको रहने का क्या दिया जाए, अनुमति दिया जाए। अब वियतनामी सब बोला कि ठीक है कह रहा है। समझ में आया, इंडिया में भी यही सब अंग्रेजवा कर रहा था। समझ में आया, 1947 में जो अंग्रेज सब था वो सब बोला था कि हम यहाँ के बहुत सारे महिलाओं से अंग्रेज क्या किए थे, विवाह कर लिए थे, उनके बाल बच्चे सब यहाँ पे हुए थे। समझ में आया, अब बताइए वो अपने पत्नी को छोड़ कर अकेले नहीं ना भागेगा। तो भारत सरकार से भी वो सब बोला था कि हमारा बाल बच्चा सब यहीं पे, हम यहाँ के महिला से विवाह कर लिए तो हमको यहाँ पे क्या कीजिए, रहने का अनुमति दीजिए। यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल उठाए लाठी, भाग जैसे जल्दी, छोटा कहीं हम वियतनाम युद्ध पढ़ चुके हैं देखिए कहाँ भगाए, इस सब को रहने के लिए वियतनाम क्या किया, अनुमति दे दिया। और जैसे अनुमति दिया, आपन को वो अपने रहता है, सुने कि नहीं, पानी कितना ही गंदा हो जाए वो क्या कर सकता है, प्यास नहीं बुझा सकता, लेकिन आग जरूर बुझा देगा। समझ में आया, तो पानी होता है, अपना अपना होता है। समझ में आया। तो बताइए, ये जो फ्रांसीसी है ये किसका मदद करेंगे, वियतनामी का कि फ्रांसीसी का, फ्रांसीसी का मदद करेगा। इस सब फ्रांसीसी का दोबारा से मदद करने लगा, और फ्रांसीसी दोबारा से किस पर कब्जा करने लगे, वियतनाम पे कब्जा कर लगे। अब वियतनामी सबका मूड घटक गया, बोला छोटा तुमको 1946 में हनोई समझौता में क्या किए थे, परमिशन दिए थे ताकि तुम अपने बाल बच्चा के साथ रहो, और तुम जाकर उसका मदद करेगा, गुप्तचर का काम कर रहा था सब, यहाँ का पूरा गुप्त सूचना कहाँ दे रहा था, फ्रांस में। तो 1954 में 7 मई 1954 को एक बार फिर क्या हो गया, युद्ध हो गया, किसके किसके बीच में, वियतनाम और फ्रांस के बीच में। समझ में आया, और उसमें बहुत बुरा तरीका से फ्रांसीसियों का क्या हो गया था, हार हो गया था। और इस समय यहाँ से जितना भी फ्रांसीसी थे, चाहे उसका बाल बच्चा कहीं पे भी रहे, फ्रांसीसी को लाठी लेकर भगाया गया था, भागी जैसे छोटा तुम लोग यहाँ पर रहो कि गुप्तचर का काम करोगे समझ में आया। यही काम जब भारत आजाद हो रहा था तो यहाँ का अंग्रेज सब भी कह रहा था कि हम लोग को भी यहाँ पर रहने दीजिए, हमारा भी बाल बच्चा है। सरदार वल्लभ भाई लाठी उठाए, भाग जैसा छोटा तुम लोग गुप्तचर का काम करेगा यहाँ पे, हम भी पढ़े हैं 1954 में। समझ में आया। तो 1954 में यहाँ पर जो युद्ध हुआ था सबको क्या कर दिया गया, भगा दिया गया। उसी प्रकार भारत से ही भगा दिया गया भारत में भी एक को अंग्रेज को नहीं टिकाया गया। समझ में आया। अब यहाँ पे जो कहिएगा सॉरी, तब उसका महिला का और उनका बाल बच्चा का क्या होगा, तो उन्हीं को हम लोग एंग्लो इंडियन कहते हैं। क्या कहते हैं, एंग्लो इंडियन। एंग्लो इंडियन जैसे कि अगर कोई महिला यूरोपीय व्यक्ति से शादी कर रही है, उसका जो बच्चा हुआ तो वो बच्चा क्या कहलाएगा, एंग्लो इंडियन कहलाएगा। तो एंग्लो इंडियन के अधिकार देने के लिए हम लोग अपने लोकसभा में क्या बनाए थे, 2 सीट एक्स्ट्रा रखे थे। समझ में आया। और राज्यसभा में 12 सीट। समझ में आया। तो टोटल 14 सीट था एंग्लो इंडियन के लिए, जिसको राष्ट्रपति क्या करते थे, मनोनीत करते थे। समझ में आया। लेकिन अभी बताइए 1947 से क्या अभी तक उसका बाल बच्चा अभी तक पलिए बढ़ रहा होगा। अब उसका बाल बच्चा हुआ होगा तो इंडियन महिला से शादी किया होगा, अब पूरी तरीके से क्या हो गया होगा, इंडियन हो गया होगा कि अभी ना एंग्लो ही कहलाएगा। अब तो इंग्लो नहीं कहलाएगा, क्योंकि अब 75 साल हो गया हम लोग का आज़ाद हुए, तो अभी तक क्या इंग्लो इंडियन का प्रथा चलता आएगा। तो इसीलिए अब लोकसभा और राज्यसभा से सब सीट क्या कर दिया गया, हटा दिया गया है। तो अब लोकसभा में 2 सीट जो एक्स्ट्रा था इंग्लो इंडियन का, उसको क्या कर दिया, हटा दिया। बोला आप नहीं, यहाँ पर कोई इंग्लो इंडियन का सीट नहीं रहेगा, तो निकलो यहाँ से समझ में आया। चलिए, तो DNVNFU का युद्ध समझ में आया।
ये सब गुप्तचर का काम कर रहा था, इसीलिए इसको क्या कर दिया गया, भगा दिया गया बढ़िया से युद्ध लड़के। 16,000 सैनिक यहाँ पे क्या किए थे, समर्पित कब हो गए, आत्मसमर्पण कर दिया था फ्रांसीसी, बोले हम समर्पण कर रहे हैं, हमसे युद्ध मत लड़िए। जेनेवा समझौता क्या है? अब ये जेनेवा समझौता ही क्या कर दिया, वियतनाम को 2 भागों में क्या कर दिया, बांट दिया। चलिए बोल रहा है कि हिंद चीन के वार्ता के समस्या को लेकर 1954 में एक समझौता हुआ। हिंद चीन का जो समस्या था उसके वार्ता को लेकर क्या हुआ था, 1954 में समझौता हुआ था, जिसे जेनेवा समझौता के नाम से जाना जाता है। यह समझौता कहाँ हुआ था, जेनेवा शहर में हुआ था, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, जेनेवा समझौता। समझ में आया? तो जेनेवा समझौता ये वियतनाम को कितने भाग में बांट दिया, 2 भाग में बांट दिया। वियतनाम को कितने भाग में बांटा, 2 भाग में बांट दिया। पहला हो गया उत्तरी वियतनाम, कौन सा, उत्तरी वियतनाम, और दूसरा हो गया दक्षिणी वियतनाम। उत्तरी वियतनाम के जो नेता थे उनका नाम था हो ची मिन्ह। क्या नाम था, हो ची मिन्ह। ये साम्यवाद के नेता थे। कैसे थे, साम्यवाद के नेता थे। और दक्षिणी वियतनाम के नेता का नाम था बाओ दाई। क्या नाम था, बाओ दाई। बाओ दाई पूंजीवाद के समर्थक था। किसका समर्थक था, पूंजीवाद का समर्थक था। विभाजन के बाद वियतनाम में क्या हो गया, युद्ध स्थल का रूप ले लिया, पूरा दोनों आपस में क्या हो गया, लड़ गया। 1947 में देखिएगा भारत और पाकिस्तान का क्या हुआ, विभाजन हुआ, और फिर ये दोनों आपस में क्या हो गया, लड़ गया। इसके ऊपर गदर मूवी भी बना होगा। इधर से ट्रेन से काट के पूरा लाश ही लाश कहाँ जाता था, पाकिस्तान में, और उधर से पूरा लाश भर के कहाँ आता था, ट्रेन का, इंडिया में। इस तरह से बहुत ज़्यादा खून खराबा हुआ। जब 1947 में इस पर एक मूवी बना हुआ है, गदर मूवी आप लोग देखिएगा, इस पर बना हुआ है। समझ में आया? सेम वही हालत कहाँ पर हो गया, वियतनाम में। जब उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम का विभाजन हुआ तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, लड़ गए। बहुत ज़्यादा खून खराबा हुआ। समझ में आया? अब ये खून खराबा क्यों हुआ, आपको हम बताए हैं कि 1945 से जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ तो 2 महाशक्ति उभर कर सामने आया, एक वो अमेरिका और दूसरा रूस, और दोनों के बीच में क्या शुरू हो गया था, शीत युद्ध शुरू हो गया था। अमेरिका चाहता था कि सभी लोग क्या हो जाए, पूंजीवादी हो जाए, और रूस चाहता था सभी लोग क्या हो जाए, समाजवादी हो जाए। समाजवादी में पूरा का पूरा अधिकार किसके पास रहेगा, सरकार के पास रहेगा, और गरीबों का ध्यान रखा जाएगा। जबकि पूंजीवाद में पूरा का पूरा किसके हाथ में रहेगा, पूंजीपतियों के हाथ में रहेगा, और उसमें गरीबों का कोई ध्यान नहीं रखा जाएगा। तो अमेरिका और रूस दोनों के बीच में क्या चल रहा था, शीत युद्ध चल रहा था। इसी शीत युद्ध का शिकार कौन हो गया, वियतनाम हो गया। अब देखिए उत्तरी चीन जो है, उत्तरी चीन का नेता कौन है, हो ची मिन्ह। साम्यवाद का क्या है, ये जनक, साम्यवाद लिखा गया, इसको साम्यवाद कर लीजिएगा, ठीक है, साम्यवाद, ये गलती लिखा गया है। साम्यवाद कौन है, साम्यवाद। तो जब ये साम्यवाद को अपनाएगा तो इसका चीन और रूस ऑटोमेटिक मदद करना शुरू कर देंगे। कौन करेंगे, चीन और रूस, क्योंकि चीन और रूस क्या चाहते हैं, रूस क्या चाहता है कि सभी के सभी लोग क्या अपना ले, साम्यवाद, और अमेरिका क्या चाहता है कि सभी लोग क्या अपना ले, पूंजीवाद। तो बताइए दक्षिणी वियतनाम का मदद कौन कर देगा, बाओ दाई का मदद कौन करेगा, अमेरिका। आपको हम बताए थे शीत युद्ध में ना अमेरिका रूस पे हमला किया, ना रूस किसके ऊपर हमला किया, अमेरिका के ऊपर, लेकिन पूरे दुनिया में ये लोग खून खराबा मचा कर रखती है। अगर कोई देश अगर हाल फिलहाल में क्या हुआ, आज़ाद हुआ, और आज़ाद होकर वो सोच रहा है कि अगर हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अपनाएं तो रूस आके मारता था, तू चोट्टा अमेरिका के साथ जाएगा हमारे साथ आओ, पूंजीवादी नहीं समाजवादी अपनाओ। आज समाजवादी अपनाएगा तो अमेरिका आके उस देश को मारेगा, छोटा तुम रूस के साथ जाएगा, हमारा अर्थव्यवस्था अपनाओ, पूंजीवादी अपनाओ। और उसी में 1947 में भारत आज़ाद हुआ था, आपको पूरा कहानी बता चुके हैं। अब भारत के ऊपर भी समस्या, हम किसके साथ जाएं, तो भारत बोला हम किसी के साथ नहीं जाएंगे, हम मिश्रित अर्थव्यवस्था गुट निरपेक्ष देश बनाएंगे, नॉन एलाइजिंग मूवमेंट। समझ में आया? तो इस तरह से भारत तो बच गया, लेकिन वियतनाम इस खेला को समझ नहीं पाया। उसको नहीं पता था कि क्या चल रहा है, शीत युद्ध का दौर चल रहा है, और शीत युद्ध में बच बचा कर आना है। तो 1954 का समय में वियतनाम कितने भाग में बट गया, 2 भाग में। और 45 से लेके आपको बताए थे 51 तक, वो 91 तक, जब तक रूस 15 भाग में टूट नहीं जाता है, तब तक क्या चल रहा था, शीत युद्ध। शीत युद्ध के दौर में वियतनाम को ये लोग क्या कर दिए, 2 भाग में बांट दिए। अब एगो का मदद कौन कर दिया, रूस, और एगो का मदद क्या कर दिया, अमेरिका। अमेरिका आता था दक्षिणी वियतनाम को हथियार देता था, जाकर मारो उत्तरी वियतनाम। उधर आता था रूस और किसको हथियार देता था, उत्तरी वियतनाम को, जाकर मारो दक्षिणी वियतनाम को। ये लोग आपस में क्या होने लगे, लड़ने लगे। अब इसमें फिर से निकल के आया कौन, हो ची मिन्ह। बोला चोट्टा तुम लोग जब तक यहाँ पे फ्रांसीसी था, तुम लोग फ्रांसीसी से लड़ रहा था, अब फ्रांसीसी चल गया था, आपस में लड़ने लगा। चलो हटाओ, हथियार ले लो दोनों से और दोनों को मारो समझ में आया? तो इस तरह से वियतनामियों ने लड़ा, और अमेरिका को भी मार के भगा दिया, और रूस को भी मार के क्या कर दिया, भगा दिया, और वियतनाम क्या हो गया, एक हो गया। अब उसी का कहानी हमको पढ़ना है कि वियतनाम में कैसे गृह युद्ध छिड़ गया, और वियतनाम आखिर कैसे स्वतंत्र हुआ। समझ में आया? चलिए, ये युद्ध क्यों हुआ समझ में आ रहा है ना? इस पर पूरा का पूरा प्रभाव किसका था, रूस और अमेरिका का, यानी कि शीत युद्ध का। शीत युद्ध के दौर में ये लोग क्या हो गए, फंस गए। समझ में आया? अब अमेरिका चाहता था किसी भी तरह से हमको दक्षिणी वियतनाम को क्या कर लेना है, दक्षिणी वियतनाम का मदद करके उत्तरी वियतनाम को क्या कर लेना है, जीत लेना है। समझ में आया? और सभी जगह क्या अपनवाना है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था।
अब वो अपने ईगो पे लेकर लड़ाई लड़ रहा था। बहुत ज़्यादा इस पर अत्याचार किया कौन? अमेरिका। समझ में आया? रूस तो भाग गया। रूस क्या हो गया? भाग गया। अमेरिका हिंद चीन में प्रवेश कैसे किया? अब देखिए अमेरिका हिंद चीन में कैसे प्रवेश कर रहा है। किसके भी कौन सा वियतनाम का प्रयोग करेगा? दक्षिणी की उत्तरी? दक्षिणी वियतनाम। कौन सा? दक्षिणी वियतनाम। यहाँ आपको वर्ल्ड मैप दिख रहा है, यहाँ पे आपको अमेरिका दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको अमेरिका दिख रहा होगा, दिखाई दे रहा है अमेरिका, और यहाँ पे आपको भारत दिख रहा होगा। अपने भारत से तुलना कीजिए। भारत के अगर किस में जाइएगा, पश्चिम साइड में, तो आपको क्या मिलेगा? अमेरिका। और पूरब में जाइएगा तो यहाँ पे आपको लाओस, कंबोडिया, वियतनाम दिख रहे होंगे। ये हो गया आपका क्या? वियतनाम। क्या हो गया? वियतनाम। समझ में आया? यहाँ से चुट्टा जाके देखिए, यहाँ से चुट्टा जाके यहाँ पे युद्ध लड़ रहा था। दिखाई दे रहा है? यहाँ से जाके कहाँ लड़ रहा था? यहाँ पे युद्ध लड़ रहा था। आपको लग रहा है ये दूर है, लेकिन ग्लोब में देखिएगा तो ये रहा अमेरिका और ये रहा लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। ये अमेरिका और ये क्या रहा? ये अमेरिका और ये क्या रहा? वियतनाम। समझ में आया? यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से पूरा हेल कर जा रहा होगा। नहीं, ये खाली प्रशांत महासागर टपेगा तो आ जाएगा। ये देखिए यूनाइटेड स्टेट, प्रशांत महासागर टप के जापान, और जापान के बाद से यहाँ पे क्या आ जाएगा? वियतनाम। समझ में? एकदम लगा ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। समझ में? इधर से आपको लग रहा है कि यहाँ से जाके यहाँ लड़ रहा है, फिर भी बहुत दूरी पे है इससे। समझ में आया? लेकिन शीत युद्ध के कारण ये इसको कौन झेल रहा था? ये वियतनाम झेल रहा था। समझ में आया? ये वियतनाम कितने भाग में बट गया? 2 भाग में। कितने भाग में बटा था? 2 भाग में। पहला हो गया दक्षिणी वियतनाम और दूसरा उत्तरी वियतनाम। यहाँ वियतनाम को 2 भाग में बांट के इसको क्या कर दिया? दक्षिणी वियतनाम। ये वाला कौन सा वियतनाम है? दक्षिणी वियतनाम। और ऊपर हो जाएगा उत्तरी वियतनाम। कौन सा वियतनाम? उत्तरी वियतनाम। यहाँ ऊपर कर दिया कौन सा वियतनाम? उत्तरी वियतनाम। 2 भाग में क्या कर दिया? बांट दिया। और बीच में एक रेखा खींच दिया, बोला 17 डिग्री समानांतर रेखा। कितना डिग्री? 17 डिग्री समानांतर रेखा। बोला दोनों वियतनाम अलग अलग रहेंगे। अब ऊपर वाला देखिए, जो दक्षिणी वियतनाम है वो किससे सट रहा है? चीन से। और किससे सट रहा है? रूस। यानी दक्षिणी वियतनाम का मदद कौन कर रहा था? रूस। और उत्तरी वियतनाम का मदद कौन कर रहा था? रूस। और नीचे दक्षिणी वियतनाम का मदद कौन कर रहा था? अमेरिका। कौन कर रहा था? अमेरिका। समझ में आया? अब देखिए अमेरिका जाकर किसको हथियार दे रहा था? दक्षिणी वियतनाम को, कि मारो किसको? उत्तरी वियतनाम को। अब उत्तरी वियतनाम को हथियार चीन और रूस दे रहे थे, कह रहे थे मारो दक्षिणी वियतनाम को। दोनों आपस में क्या हो गया? लड़ गया। समझ में आया? और जब लड़ गया तो यहाँ पे आए हो ची मिन। कौन आए? हो ची मिन। बोले दोनों से हथियार लेकर दोनों को मारो, अमेरिका को भी मारो और रूस को भी मारो। तो रूस भाग गया, लेकिन अमेरिका दोनों के ऊपर बहुत ज़्यादा क्या किया? अत्याचार किया। समझ में आया? इन्होंने क्या किया? सुरंग बिछाया। छापामार युद्ध का क्या करते थे? प्रयोग करते थे। उसके बाद से सुरंग बना दिया, पूरा वियतनाम में सुरंग का जाल खोज दिया। उसमें बहुत सारा कच्ची और पक्की क्या निकलती थी? सड़कें निकलती थी। सुरंग समझते हैं ना? भूमि के अंदर अंदर क्या बना देना? रास्ता बना देना। अब वो रास्ता क्या होता था? अब वियतनाम का जब मैप देखिएगा तो वियतनाम की क्या होता था? लाओस, कंबोडिया होते हुए कहाँ जाता था? दक्षिणी वियतनाम में। यानी उत्तरी वियतनाम से सैनिक कहाँ चलाते थे? दक्षिणी वियतनाम में, सुरंग के माध्यम से। समझ में आया? रसद पानी खाना वगैरह लेकर कहाँ आते थे? दक्षिणी वियतनाम में। और दक्षिणी वियतनाम के लोग कहाँ चल जाते थे? उत्तरी वियतनाम में। बहुत ज़्यादा क्या हुआ? लड़ाई हुआ। किससे लड़ने के लिए? अमेरिका से लड़ने के लिए। लेकिन अमेरिका का शांत बैठेगा? देखिए जेनेवा समझौता के तहत पूरा वियतनाम 2 भागों में क्या हो गया? बट गया। जिसमें उत्तरी वियतनाम का कमान हो ची मिन संभाल रहा था, और जिसका समर्थन कौन कर रहा था? रूस और चीन कर रहे थे। 1980 में किया था। जबकि दक्षिणी वियतनाम का बागडोर बाओदाई संभाल रहा था, जिसका समर्थन कौन कर रहा था? फ्रांस और अमेरिका कर रहे थे। समझ में आया? फ्रांस और अमेरिका, इसका समर्थन फ्रांस और अमेरिका। अमेरिका हिंद चीन में साम्यवाद का विस्तार नहीं चाहता था। वो नहीं चाहता था कि हिंद चीन में किसका विस्तार हो? साम्यवाद का। नहीं तो ये सब रूस की तरफ झुक जाएगा। इस सब का झुकाव किसकी तरफ रहना चाहिए? हमारे तरफ रहना चाहिए। और शीत युद्ध में तो यही होता था, जो अमेरिका का साथ जाता था उसको रूस मारता था, जो रूस के साथ जाता था उसको अमेरिका मारता था। ये नहीं चाहता था कि सब किसके साथ जाए? रूस के साथ जाए। इसीलिए जाकर इसको मारना शुरू कर दिया। बोला तब जेल होता हमको। और इसने साम्यवाद को कुचलते हुए हिंद चीन में क्या कर गया? प्रवेश कर गया। अब वियतनाम में गृह युद्ध क्या हो गया? छिड़ गया। वियतनाम में आपसे में ही क्या हो गया? लड़ाई हो गया। एक को रूस लड़वा रहा था, एक को अमेरिका लड़वा रहा था। समझ में आया? देखिए 1954 में जेनेवा समझौता के बाद दक्षिणी वियतनाम बाओदाई कर रहा था, लेकिन क्या हो गया जी? अच्छा, कर रहा था, लेकिन सन 1955 में अमेरिका का सपोर्ट से नागो हिंद दियेन को ने बाओदाई को हटाकर खुद क्या बन गया? राजा बन गया। यानी अमेरिका का सपोर्ट किसको मिल गया? नंगो दिन दियेन। क्या नाम है? नंगो दिन दियेन। ये किसको हटा दिया? बाओदाई को हटा के, और अमेरिका का सपोर्ट से खुद क्या बन गया? राजा बन गया। अब बताइए, अमेरिका का सपोर्ट से राजा बना है तो किसका मदद करेगा? अमेरिका के ही गुलाम पनिया उजिएगा, अमेरिका का चमचा बेलचा बन के उजिएगा, क्योंकि अमेरिका ही उसको क्या बनाया है? राजा बनाया है। अगर ज़्यादा 3-5 बतियाएगा तो अमेरिका उसको हटा भी देगा, कहेगा भागी जैसे दूसरा किसी को राजा बनाएंगे। समझ में आया?
तो खुद क्या हो गया, राजा बन गया। जो एक स्वेच्छाचारी राजा था, ये बढ़िया राजा नहीं था, स्वेच्छाचारी था, अपने मन के मुताबिक चलता था, निरंकुश समझ जाइए। इससे कुछ कानून बनाए जो जनहित में नहीं था। अतः 1963 आते आते पूरा वियतनाम अशांत हो गया। ये ऐसा कुछ कानून बना दिया जो लोगों के हित में नहीं था। अमेरिका ने बना दिया होगा, समझ में आया। और गृह युद्ध का दौर शुरू हो गया। अतः 1963 आते आते पूरा वियतनाम क्या हो गया, अशांत हो गया। और पूरे वियतनाम में क्या छिड़ गया, गृह युद्ध छिड़ गया। और अमेरिका खुलकर दक्षिणी वियतनाम के सपोर्ट में क्या हो गया, उतर गया। बोला दक्षिणी वियतनाम को तुमको जो चाहिए वो हम क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं, समझ में। मारो तुम किसको, उत्तरी वियतनाम को। और उत्तरी वियतनाम का सपोर्ट कौन कर रहा था, रूस। रासायनिक हथियार का एक से एक प्रयोग किया कौन, अमेरिका। जिसमें पहला था कौन, अगस्त 1964 में अमेरिका द्वारा उत्तरी वियतनाम के लोगों के ऊपर अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र का प्रयोग किया जा रहा था, जैसे गोला बारूद। 1 से 27 करोड़ बम ये सब गिराया था वियतनाम पे, समझ में आया। अभी भी किसान कोनो जाता है हल जोतने तो कोई को बमुआ गिर के कहाँ से पूरा पाकी रहता था। बताया था दलदली इलाका है वियतनाम, अंदर घुस गया, अभी तक फटा हिले नहीं है। किसान हल लेके जाता है, भड़क जाता है, बैल सहित किसान गायब। जा का हुआ जी, अतः अमेरिका के द्वारा गिराया गया बम भड़का है, अभी भी भड़क जाता है, कहीं जाता है खेत जोतने तो, समझ में आया। हाँ, अभी भी अंदर उसी तरह से बड़ा हुआ है। जैसे उसका बारूद पे जाके एक बार ठक दे, हल लगेगा, बारूद क्या हो जाएगा, फट जाएगा। किसान सहित बैल और सब गया था खेती करने, छिटा गया बेचारा, ये वो आ गया अभी भी फट जाता। 27 करोड़ बम कम थोड़ी हुआ जी। वो पता है जिस तरह से जर्मनी क्या हुआ था, 15 दिन 15 रात बिना रुके इंग्लैंड पे बम गिराया था, उसी प्रकार द्वितीय विश्व में आपको बताया था हिटलर ने क्या किया था, 15 दिन 15 रात बिना रुके इंग्लैंड पे क्या किया था, बम गिराया था। उसी प्रकार ये 27 करोड़ बम किसमें गिराया था, वियतनाम पे गिराया था। समझा, बम वर्षक विमान लाता था जो बम का वर्षा करता था। जिस तरह से यहाँ पानी का बरसात होता है ना, वहाँ पे बम का वर्षा होता था। इसीलिए वहाँ पे महिलाएं बंकर बनाती थी। बंकर समझते हैं ना, जमीन के अंदर छुपने के लिए क्या बनाया जाता है, बंकर। और ऊपर से खूब बढ़िया उसको ढलैया कर दिया जाता है ताकि कोई बम फूटे तो कुछ होगा नहीं, समझे, बंकर। तो बंकर बनाती थी, छुपने के लिए जगह होता है बंकर। वहाँ पे अगर आप घुस जाइएगा तो बम फूटेगा तो आपको कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर घर में है बम फूट गया तो घर सही से उदिया जाइएगा आपको समझ में आया। तो बंकर बनाती थी सब, समझ में आया। बम वर्षक विमान लाता था, टैंक लाता था। टैंक तो आप लोग देखबे किए हैं। तो टैंक, इसके अलावा रासायनिक पदार्थों का भी छिड़काव करता था, समझ में आया। एजेंट ऑरेंज का आपको नाम बताएंगे। एजेंट ऑरेंज इतना खतरनाक रसायन था कि अगर उसको छिड़क दीजिएगा ना तो वो पूरा पेड़ पौधा को ही जलाकर क्या कर देता था, खत्म कर देता था। आदमी के ऊपर छिड़केगा तो जब पेड़ पौधा जल जा रहा था आदमी का क्या होगा, आदमी को स्किन कैंसर कर देता था, आदमी को कैंसर हो जाता था, तड़प तड़प के आदमी क्या हो जाता था, मर जाता था। नापाम बम एक ऐसा बम था जो क्या करता था, शरीर में चिपक कर उसके बाद से जलता था, तड़पा तड़पा के मारता था। ऐसा ऐसा रसायन का प्रयोग कौन किया था, अमेरिका। और अभी ये ह्यूमन राइट का बात करता है छुट्टा चलिए आप देखिए, तो ये इस तरह से क्या किया था, घातक हथियार का प्रयोग किया था जो पर्यावरण के लिए भी सही नहीं था। जैसे नापाम बम। नापाम बम एक रासायनिक हथियार था जो एक तरह का ऑर्गेनिक कंपाउंड था। ऑर्गेनिक समझते हैं ना, केमिस्ट्री में आपको पढ़ेंगे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, समझ में आया। ऑर्गेनिक कंपाउंड था। यह अग्नि बमों में गैसोलीन के साथ क्या करता था, मिलकर ऐसा मिश्रण तैयार होता था जो त्वचा से चिपक कर क्या होता था, जलता था। तो दिक्कत है इसमें। उसके बाद से देखिए ये किसको दे रहा है, अमेरिका सब वियतनाम पे फेंक रहा है। किसके ऊपर, वियतनाम पे। दक्षिणी अमेरिका का सहयोग से उत्तरी वियतनाम को ये क्या करना चाहता है, नष्ट करना चाहता है। एजेंट ऑरेंज एक ऐसा जहर था जो पौधा एवं पत्तियों को झुलसा कर पेड़ को क्या करता था, मार देता था। अमेरिका इसका इस्तेमाल जंगलों तथा साथ ही खेती और आबादी दोनों पर जमकर किया, समझ में आया। अमेरिका चाहता था कि उत्तरी वियतनाम वाले भूख से तड़प तड़प कर क्या हो जाए, मर जाए। इसीलिए उनके फसलों पर ले जाकर क्या छिड़क दिया, एजेंट ऑरेंज। पूरा का पूरा फसल क्या हो गया, बर्बाद हो गया। और वो लोग जंगल में, आपको बताए थे जंगली एरिया में थे, छुप छुप कर वहीं से अमेरिका वालों को मार देते थे। और जंगली एरिया में वहीं जीतेगा जो वहाँ का लोकल है, क्योंकि उसको एक एक जंगल के बारे में, रास्ता के बारे में पता है। अमेरिका वाला जंगल में घुसा, भुला गया, वो माई गॉड, किधर जाए, उत्तर दक्षिण पूरे पैसे लोग ढाएँ, जाओ ऊपर जाओ उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम नहीं, ऊपर जाओ डायरेक्ट। तो वियतनामी लोग उसको कहाँ पहुँचा देते थे, ऊपर पहुँचा देते थे, समझ में आया। वो बेचारा रास्ता खोज रहा है तो लोग ऊपर पहुँच गया। तो जंगल में वही जीतेगा जो वहाँ का क्या है, लोकल है। वियतनामी लोग जंगल में छुप छुप कर मार देते थे। आपको बताए थे एक से एक गड्ढा बनाए थे 20-20 फीट गहरा, और उसमें भाला वाला सेट करके उसमें जाकर कौन गिर जाता था, अमेरिकन। अमेरिका चिल्ला रहा है, हु आई एम हेल्प मी कहाँ पे है, गड्ढा में है अब जाकर निकालो गड्ढा में से, समझ में आया। अब वो अलग से चिल्ला रहा है, तो दिक्कत। तो उसमें वियतनाम का क्या हुआ, बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। किसको लेकर, जंगल को लेकर। वियतनाम में बहुत ज़्यादा क्या था, जंगल था। और जिस जंगल का डायरेक्टली रूप से फायदा कौन उठा रहा था, वियतनाम उठा रहा था। उसके बाद से वहाँ दलदली इलाका था, जगह जगह पानी भर जाता था। उस पानी का भी फायदा किसको हो गया, वियतनाम को हो गया। वो सुरंग खोद कर उसको ऐसा बंकर बनाता था कि उसमें पानी न जाए। अब बाकी कई जगह गड्ढा खोल देता, ढपर ढपर पानी में चल रहा है, अचानक से घुस गया अंदर अमेरिकन। तो अमेरिकन सैनिक को इसका बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ा, समझ आया। तो ये सब विमान वगैरह लेकर आते थे।
कहा जाता था, यह क्या था, इसका इस्तेमाल खेती के साथ साथ आबादी दोनों पर जमकर किया गया, जिससे लोगों को कैंसर तक हो जाता था। यह काफ़ी जहरीला गैस माना था। ऐसा माना जाता है कि 1.1 करोड़ गैलन का छिड़काव कौन किया था इसको, 1.1 करोड़ गैलन का छिड़काव, समझ में आया, कौन किया था, अमेरिका। किसके ऊपर, वियतनाम के ऊपर, ताकि वियतनाम पूरा तरीका से क्या हो जाए, नष्ट हो जाए। सोचिए छोटा अमेरिका कितना घातक है समझ में आया। बस इसको किसी तरह से उत्तरी वियतनाम को क्या कर देना है, मिटा देना है, और नहीं तो तुम हमारे साथ हो, समझ में आया। इससे जंगल क्या हो रहा है, जिससे फसल के साथ साथ जंगल भी जलकर क्या हो गए, राख हो गए, क्योंकि जंगल का फायदा वियतनामियों को हो रहा था। और ये सोच रहा था कि इतना ज़्यादा छिड़काव किया जाए कि जंगल ही क्या हो जाए, सूख जाए, ताकि वियतनामी इसका फायदा न उठा पाए। कौआ अक्सर अपने गाय मरती है अरे उतना बड़का जंगल है, कितना छिड़काव करोगे तुम, कितना जंगल खत्म कर लोगे, समझ में आया। जंगल को खत्म करने में समय लगता है, समझ में, इतना जल्दी जंगल को उगने में भी समय लगता है, उसको खत्म करने में भी समय लगता है, समझ में आया। अब हाथी ऊँट के मुंह में ले जाकर जीरा डालिए तो पेट भर जाएगा। उतना बड़का जंगल को 1.1 करोड़ गैलन, फिर भी लगभग क्या किया था, छिड़काव किया था। इसमें डाई ऑक्सीजन पदार्थ का क्या किया था, प्रयोग किया गया था, जो शरीर में कैंसर रोग उत्पन्न करता था। इसका प्रभाव के कारण कई वर्षों तक वियतनाम में लोग क्या होते थे, अपंग बच्चा जन्म लेता था, समझ में, ये अंदर तक जाकर शरीर को क्या करता था, भेज देता था, जिसमें डीएनए भी प्रभावित हो जाता था। फिर आने वाला जो पीढ़ी था वो कैसा पैदा होता था, अब अपंग हो जाता था। ऐसा कहा जाता है कि अमेरिका के द्वारा जो बम बरसाया गया था वो हिरोशिमा में गिराया गया परमाणु बम से भी क्या था, कई गुना ज़्यादा खतरनाक था। इतना उसको खतरनाक किया गया था, बम बरसाया गया था। ऐसा कहा जाता है कि अमेरिका इस युद्ध में लगभग 2 से 2.5 अरब डॉलर खर्च किया था उस समय में, 1954 में। सोचिए 2 अरब डॉलर, कितना अरब डॉलर, 2 अरब डॉलर खर्च किया था। $1 डॉलर का कीमत 84 या 85 रुपया है। अब उसका रुपया में आप लोग कैलकुलेशन करते रहिएगा कितना रुपया खर्च किया होगा उस समय में। हो ची मिन्ह मार्ग से आप क्या समझते हैं?